नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के रूबरू प्रोग्राम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, कर्नाटक के इंतखाबात अपने इख्तिताम को पहुँचे और नताइज भी खुश आइंद आए। जैसा हम चाहते थे अल्लाह ने उस पर करम फरमाया। बहुत सारे ऐसी सियासी तज्ज़िये हैं, तबसरे हैं, वो चाहे मुस्बत अंदाज के हों या मनफी अंदाज के हों, इसको लेकर के चलना है। लोग समझते हैं कि नताइज आने के बाद इख्तिताम है, दरअसल यहाँ से हमारा आगाज़ है। सियासी सूझबूझ रखने वालों के लिए भी और जो वाकई में अपने मुल्क के लिए, अपनी रियासत के लिए, अपने महल्ले, अपने शहर के लिए जो अच्छा सोचते हैं, तमाम बरादरियों के साथ और समाज के साथ। इसलिए बाज़ अहम तरीन पहलुओं पर गुफ्तगू करने के लिए इस वक्त हमारे स्टूडियो में हमारे साथ सियासी सूझबूझ रखने वाले और गुज़िश्ता कई सालों से, बल्कि मैं कहता हूँ 25-30 सालों से इस मैदान से जुड़ते हुए सिर्फ़ और सिर्फ महज और महज कौम की खिदमत के लिए मुख्तलिफ़ तंजीमों से, फलाही और समाजी तंजीमों से जुड़ कर के रहने वाले जनाब जो है इस वक्त शफ़ी साहब हमारे सामने मौजूद हैं। मुख्तलिफ़ नामों से पहचाने जाते हैं, लेकिन मैं कोई ख़ास पार्टी की पहचान आपसे करवाना नहीं चाहता हूँ। मैं एक आपसे आज़ादाना तबसरा चाहता हूँ। इसमें आपका इस्तकबाल है, आप तशरीफ़ लाते हैं, आप सीधी बात से जुड़े हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। बताएं कि जो है आप इस वक्त, पहला सवाल तो मेरा ये है कि जिन्होंने मुसलमानों के लिए इसमें किसी तरह की मेहनत नहीं की, अब वो अपना चेहरा सामने ला कर के सारा कुछ अपने ही सर पर लेना चाहते हैं। देखिए, सारे हिंदुस्तान में जब कभी इंतखाबात हुए हैं, वो इंतखाबात में बहुत मेहनत लगती है। जी। मेहनत लगाने वाले अलग अलग तबके के अलग अलग अपना एजेंडा लेकर उसमें मेहनत लगाते हैं। जी। बहुत सारे मेहनत लगाने वाले वो होते हैं जो, उन्हें कंडेम करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हैं ऐसे, हमारी नज़रों के सामने हैं, इसलिए बताना पड़ता है। चूँकि आपका चैनल भी सीधी बात है, तो सीधी बात रख देनी पड़ती है। लिहाजा मैं तकरीबन 25-30 साल से सियासत में रहकर डायरेक्ट और खुल्लम खुल्ला मैं दानिस्ता तौर पे देखी हुई बातें हैं कि एक बहुत बड़ा चंक इंतखाबात के वक्त ऐसा रहता है लोगों का जो सीजन समझता है इंतखाबात को पैसे बनाने का। जी। और पैसों के लिए इंतखाबात में हिस्सा लेता है और कुछ पैसे बना के निकल जाता है। और वो पैसे बनाने वालों में अलग अलग तरीके के लोग हैं। चंद लोग कैंडिडेट्स बन के स्पॉन्सर्स का पैसा लेके कुछ खर्च करके कुछ जेब में डाल के निकल जाते हैं। और फिर चंद लोग ऐसे होते हैं जो पार्टी फंड के लिए पार्टियों में आकर बी फॉर्म लेके खड़े हो जाते हैं, फिर आके रोना धोना करते हैं, पैसा निकाल के उसमें कुछ खर्च करके कुछ लेके चले जाते हैं। उन्हें जीतना या हारना कोई मानी ही नहीं है। और जिस कौम से वो ताल्लुक़ रखते हैं और जिस कौम के लिए कुछ बताते हैं मुँह से, वो भी कोई मानी नहीं रहता। उनका मसला ये रहता है कि कुछ पैसे बना लूँ, इलेक्शन आया है, मिल जाते हैं। फिर एक तबका ये है जो इनका फॉलोअर्स बन के वो भी पैसे बनाने में लग जाता है। दूसरी कौमों में ऐसे हैं, मुसलमानों में भी ऐसे हैं। और वही उसी जगह ऐसे लोग भी हैं जो कौम के लिए, वतन के लिए और अवाम की बहबूदी के लिए काम करने का इरादा रखकर सियासत में आते हैं। उन लोगों का ये होता है कि कुछ पैसे अपने तौर पर खर्च करते हैं और अंधाधुंध नहीं कर सकते। जीत गए तो कौम की खिदमत करते हैं और हार हो गई तो बेचारे साइड लाइन हो जाते हैं, क्योंकि उनकी नीयत साफ होती है और सही होती है। और उनका जो पैसे लगाने का मामला है वो भी लिमिटेड होता है। वो अच्छी नीयत से पैसे लगाते हैं ताकि कौम की खिदमत करूं, मुझे मौका मिले तो। जब मौका नहीं मिला तो वो साइड लाइन हो जाते हैं, यकसा लगाते हुए नहीं बैठते। इसी में चंद अहबाब ऐसे हैं जिनका मकसद ही
इंतखाब में जीतना और वजीर बनना होता है नाम के लिए और काम के लिए। काम अपना बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए सियासत को इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि बाहर रहकर कोई भी बिजनेस हुकूमत से अप्रूवल्स लेके करने में बहुत पैसा खर्च होता है और कुछ काम होता है, कुछ नहीं होता, और दूसरों के दबाव का ख्याल रखना पड़ता है, दूसरों के रोब का ख्याल रखना पड़ता है और ऑफिसर्स के पास झुक के चलना पड़ता है। अगर सियासत में एंट्री कर ली जाए तो सारे ऑफिसर्स उनके पास झुक के आके जहां ये बताएंगे, जहां उंगली रखेंगे वहां साइन करके चले जाएंगे, और ये करोड़ों के इसमें 10 चंद करोड़ यहाँ सियासत में लगा देंगे, बहुत ज्यादा करोड़ अपने फाइल्स में साइन करा के बना लेंगे। तो ये एक तबका होता है। इसमें से ये मुसलमानों के लिए खुसूसन जिनके खिलाफ दुश्मनियां बढ़ाई जा रही हैं और नफरतों के बीज बोए जा रहे हैं और मुसलमानों के रहने को तंग किया जा रहा है और मुसलमानों की फलाह बहबूदी को रोक लगाई जा रही है और मुसलमानों को आज जीना हराम किया जा रहा है, मुसलमान व्यापारियों के व्यापार को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और मुसलमान बच्चों को तालीम हासिल करने से रोका जा रहा है। ऐसी ताकतें हिंदुस्तान में बहुत बढ़ गई हैं, आरएसएस, बीजेपी, वीएचपी, बजरंग दल, पता नहीं और हजारों तंजीमें ऐसी बन गई हैं। चंद लोग ये फिक्र लेकर के कौम को इस जगह सियासत से कुछ किया जा सकता है, ऐसे लोग भी सियासत में आते हैं। ऐसे लोग भी मेरी नज़र में हैं, बहुत कम हैं। वो अपना पैसा खर्च करके सियासत में आते हैं और कौम की खिदमत करते हैं। इस दरमियान चंद साहिबान जो सियासत में कुछ हासिल करना या नाम बनाना या कुछ ना कुछ होशियारी दिखा के कोई पोस्ट हासिल करने का रहता है, वो लोग जैसे ही पार्टी, किसी भी पार्टी की दुम पकड़ लेते हैं या पैर पकड़ लेते हैं या पैरों पे लिड़ते हैं, अगर जरूरत पड़े तो तलवे चाट लेते हैं और कोई ना कोई रुतबा हासिल कर लेते हैं और चलाते रहते हैं। जैसे ही हुकूमत बदली, दूसरी पार्टी आई, तो वो तलवे छोड़ते दूसरे तलवे पकड़ के चाटने लग जाते हैं। तो मुझे लगता है कि चंद लोग जो कल तक बीजेपी के लिए काम करते थे और बीजेपी की हाँ में हाँ मिलाकर चेयरमैनशिप और कोई बोर्ड का डायरेक्टर या कुछ बने हैं, उन्हें अब साफ नजर आ रहा है कि अभी बीजेपी यहाँ से कर्नाटक से खत्म हो रही है और सारी दुनिया में यह खबर बहुत जोर से फैली है, हिंदुस्तान में फैली है। तो उनके भी कान खड़े हो गए हैं जो कल तक बीजेपी के तलवे चाटकर बोर्ड चेयरमैनशिप वगैरह लिया करते थे। उनमें से चंद लोग फौरन अपना चोला बदलकर मुसलमानों की हमदर्दी जताना शुरू कर दिए और ये कोशिश कर रहे हैं कि अब जो जीतकर पार्टी आई है उसमें भी जगह बना लें और उनके जरिए भी चेयरमैनशिप हासिल कर लें। तो ऐसे लोग जो हैं मुसलमानों के लीडर कहकर चंद लोगों को जमा करके जो पेश करते हैं, इससे कौम का बहुत बड़ा नुकसान होगा और सारे मुसलमानों को समझने की जरूरत है कि कल तक जो बीजेपी में थे या मुस्लिम राष्ट्रीय मंच में थे या बीजेपी के पीछे चेले बनकर घूम रहे थे या बीजेपी वालों को टिकट दिलाने के लिए या उनके पीछे पीछे घूमकर कुछ हासिल कर रहे थे, वो कैसे मुसलमानों के हमदर्द हो सकते हैं या मुसलमान काज के हमदर्द हो सकते हैं या मुसलमान मसाइल को हल करने के काबिलियत रखने वाले हो सकते हैं? हरगिज नहीं हो सकते। ऐसे लोगों को पहचान कर मुसलमानों को चाहिए कि उन्हें साइडलाइन किया करें और उन्हें उनकी जगह, हकीकी जगह पहुंचाए। एक सवाल ये भी है कि इस वक्त नताइज तो आ चुके हैं, कौन सी एम बनेगा, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन पहले दिन से ही मुसलमानों को मीडिया की जानिब से भी सबसे पहले मीडिया शरारत कर रहा है और हिंदुत्व तंजीमों की जानिब से बिलखुसूस ये जो अभी आईटी जो सेल बना हुआ है बीजेपी का, टारगेट में लिया हुआ है। पहले दिन से रिजल्ट आया और उसके जो जश्न मनाए गए, कभी पाकिस्तान के नारे लगाने के नाम पर, कभी झंडा लहराने के नाम पर, आप इसको किस तरह की साजिश का हिस्सा समझते हैं कि क्या ये सिलसिला रुकेगा या आइंदा भी जारी रहेगा? देखिए, जो कुछ हुआ है यहाँ इंतखाबात के नताइज के तौर पर जो सामने आया है, सारे कर्नाटक की अवाम मुसलमानों के 88% वोटों से ही ये पार्टी जीत कर आई है। मैं जेडीएस से ताल्लुक़ रखता हूँ, वो अपनी जगह, लेकिन
मुसलमानों ने बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, तभी जाकर ये पार्टी को हुकूमत करने का मौका मिला। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो सिर्फ मुसलमानों के वोटों से जीत कर आ गई है। असल में हमारे हिंदू बरादरान में अक्सरियत अमन पसंद शहरी हैं, जिन्होंने यहाँ की जो नफरत की सियासत को दूर करना चाहा। वो लोग, उन लोगों ने जो वोट डाला वो तकरीबन जीतने के करीब आ गए थे। फिर मुसलमानों के वोट जाकर उसको जिताने में कामयाब हुए। अगर कोई मुसलमान ये जश्न मनाता है, ये सोच के ज्यादा खुशियां दूसरों से शेयर करता है कि हमारे ही वोटों से ये सब जीत कर आए, तो ये बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने का मामला होगा। देखिए, मुसलमानों का ये कहना या समझना कि ये हमारे ही वोटों से जीत कर आए हैं और ये हम जो डिमांड्स रखते हैं उसको मान लेना चाहिए, ऐसा रवैया अपनाने से बचना चाहिए। क्योंकि हमारे अमन पसंद शहरी हिंदू बरादरान वतन जो तकरीबन अपने वोट भी 25% या 26% या 68% जो भी डाले, वो जीतने के करीब आ गए थे। बाकी हमारा परसेंटेज वहां जाके उनको जिताने में कामयाब हुआ। इसका मतलब यह हुआ कि हम हमारे हिंदू बरादरान वतन के साथ मिलकर नफरत फैलाने वालों को कर्नाटक से भगाने में कामयाब हुए। हमारे वजीर आजम जनाब नरेंद्र मोदी साहब, हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह साहब और सारे हिंदुस्तान के बहुत मशहूर चीफ मिनिस्टर जो सब घरों को बुलडोजर के लिए मशहूर हैं, वो योगी साहब आके पूरे जलसे, रैलियां, रोड शो सब करके वो भी अपना मुंह लेकर उनको वापस जाना पड़ा और सारे कर्नाटक के अमन पसंद अवाम ने उन्हें भी रास्ता बता दिया। और ये मैसेज जो है सारे हिंदुस्तान में गया है और हिंदुस्तान के बाहर के मुल्कों में भी गया है, ये कि कर्नाटक की आवाम ने नफरत के सौदागरों को दूर हटाने में बहुत बड़ा रोल अदा किया। उसमें बहुत बड़ा रोल हमारे हिंदू बरादरान वतन अमन पसंद शहरियों का है। जी। तो हम मुसलमानों को चाहिए कि हम ग्रुप बनाकर या ग्रुप जमकर, किसी कल तक बीजेपी में जो था वो शख्स हमें लेकर वहां जाकर खामखा रोड़े अटकाने का काम करे और उसकी बात सुनकर हम भी पीछे हो जाएं। ये ऐसी हरकतों से बचना चाहिए और बहुत होशियारी और चालाकी से रहना चाहिए। एक दूसरी बहुत अहम बात यहाँ गौर करने की ये है कि बहुत सारे नफरत के सौदागर जो एमएलएस बन गए थे, मिनिस्टर्स बन गए थे, चुनकर आ गए थे नफरत फैलाने की पार्टी से, वो हार गए हैं और पब्लिक में आ गए हैं। इसका मतलब ये है कि वो भी बेकार बैठे हुए हैं। जो ओरिजिनल काम वो पहले करते थे और जो काम करके मशहूर होके वो चुनकर आए थे, वो काम फिर से शुरू करेंगे, नफरत फैलाने का काम। और बड़े बड़े उसमें हैं, जैसे कि मंगलूर का एमएलए है या दीगर बहुत सारे एमएलए हैं जो अब दूसरा काम नहीं है, हुकूमत में काम था उन्हें, अब हुकूमत चली गई तो वो रास्तों में अब आएंगे। तो मुसलमानों को चाहिए कि उनके साजिशों से बचने के लिए थोड़ा ज्यादा चौकन्ना रहने की जरूरत है। 2024 के लिए रास्ता बना के दे देंगे यहीं से। जी जरूर। हमें चाहिए कि हम जो रवैया अब इस 2023 के असेंबली इलेक्शंस में अपनाए हैं, इस रवैये को संजीदगी से 1 साल तक कायम रखते हुए और हुकूमत को भी संजीदा राय मशवरों से नवाजते हुए और हमारे काम बेहतर तरीके से उनसे करवा लेते हुए, ऐसा नहीं कि उनको दबाव डाला जाए या रोबदारी दिखाई जाए या ये कहा जाए कि हमारे वोटों से आप जीत कर आए, हमारा काम कर दीजिए, ये रवैया नहीं, बल्कि एक बहुत ही बावकार शहरियों के तौर पर उन्हें पेश आकर 1 साल तक हमें कोशिश करनी चाहिए कि यहाँ कर्नाटक में किसी किस्म का फसाद या फितना ना होने पाए। वो करने की कोशिश करेंगे, करने की कोशिश शुरू कर दिए हैं। अभी भटकल में कहीं कोई हरा फ्लैग, हमारा मुसलमान सब जगह हरा फ्लैग उड़ाते हैं जिस पर चांद तारा रहता है, उसको नाम देकर पड़ोस की रियासत का झूठी अफवाहें फैलाकर हिंदू मुसलमानों में नफरत फैलाने की कोशिश शुरू कर दिए हैं। अच्छा। और वो एक जगह के लिए करके चुप हो जाएंगे ऐसा नहीं है, वो सारे कर्नाटक में करेंगे, फिर एक बार उनका माहौल खराब करने का जो तरीका है वो अपनाएंगे। और उसके लिए हमें चाहिए कि हम
अमन पसंद हिंदू बरादरान वतन के साथ मिलकर उन लोगों को बगैर फसाद और फितने होने देने के उसको रोकने की कोशिश करनी चाहिए और संजीदगी से 2024 के पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए तैयारी अभी से करनी चाहिए, जिसमें हमारा बहुत बड़ा रोल होना चाहिए। सही बात, सही बात। ऐसा नहीं कि अभी ये हो गया, खत्म हो गया, खामोश बैठ गए, ऐसा नहीं। ये जो सिलसिला हमारा काम था इससे पहले इलेक्शन के लिए किए, उस वही इत्तेहाद 24 तक भी होना चाहिए। काम अभी से शुरू होना चाहिए, आप कहीं। अच्छा, एक तो हम 24 वाले कर्नाटक के लोग संजीदा हुए, यहाँ की कमेटियाँ काम की, मस्जिद के अइम्मा काम किए, नौजवान तबका काम किया, पढ़ा लिखा भी और मजदूर तबका भी, जॉब करने वाला भी। एक अजीब किस्म का माहौल था देखने में जो मिला, तमाम तंजीमें जो है करके। यही सूरत हाल आपको क्या दूसरी साउथ को छोड़ करके, साउथ में ये चीज़ पाई जाती है, हम देखे हैं, इसलिए कि इलाकाई पार्टियों को तरजीह दी जाती है। यहाँ साउथ में अगर देखा जाए तो कर्नाटक ही एक था जो नेशनल पार्टियों को थोड़ा सा ज़्यादा पुश किया जाता है, वरना आप तेलंगाना जाएंगे या आंध्रा जाएंगे या सब रीजनल पार्टियां आ गई, सब रीजनल पार्टियों को वहाँ सपोर्ट होता है। इसलिए कि यहाँ पर जेडीएस उस कदर जो है, पहले मुमकिन है कि उसको मजबूत करते इलाकाई पार्टियां होने की वजह से, लेकिन माफ़ी चाहता हूँ, जेडीएस की जानिब से कुछ फैसले इसलिए जो मुसलमानों को नाराज़ करने वाले थे, इस वजह से भी जो है उससे थोड़ी दूरियाँ मुमकिन है कि लोगों ने जो है इख्तियार की। क्या ये जो हम लोगों ने प्लान बनाया था या जो मंसूबा होता है खामोशी से, ऐसा नहीं कि जो है उसका हवा किया जाए, इश्तिहार किया जाए, यूपी में चला जाए और आसाम जैसे इलाकों में अगर इस तरह मुत्तहिद हो गए तो क्या ये कामयाबी नहीं हो सकती, या वहाँ के मुसलमानों में ही इंतशार है? आप क्या इस सिलसिले में तस्वीर? देखिए, ज़माने दराज से साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया में डिफरेंस ये रहा है कि वहाँ थोड़ा सा भड़कीला मिजाज होता है नॉर्थ इंडियंस में, और साउथ इंडियंस में थोड़ा संजीदा मिजाज होता है, चाहे वो हिंदू बरादरान वतन हो या मुसलमान हो, कोई भी हो, साउथ इंडियंस में ऐसा होता है। इस मर्तबा सोच समझकर कदम उठाने का मामला और काम ये सारे तबकों ने यहाँ कर्नाटक में किया। वो उसकी वजूहत ये है कि जिस अंदाज से ये नफरत और जहर फैलाने का काम ये बजरंग दल और कई आरएसएस की तंजीमों ने किया, वो बिल्कुल अवाम में नापसंदीदा रहा। सिर्फ मुसलमान नहीं, मुसलमान तो उसके निशाना बने, लेकिन गैर मुस्लिम बरादरान वतन भी उसको पसंद नहीं किए और संजीदगी से काम किया। कोई प्लानिंग से ज़्यादा हर शख्स अपनी जगह सोचने लगा कि ये काम गलत हो रहा है, इन्हें फिर अगर मौका मिल गया तो ये और ज़्यादा यहाँ भड़कीले बयानात देंगे और नुकसान पहुँचाने का काम करेंगे, और यहाँ की तरक्की भी बहुत मुतासिर हुई। और सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट हुआ वो हमारी जो पढ़ने वाली तालिबे इल्मों को हिजाब से रोका गया। सारे हिंदू बरादरान वतन जानते हैं कि मुसलमान बच्चियों को हिजाब पहनने से दूसरों को किसी किस्म की तकलीफ नहीं होनी चाहिए थी, इसके बावजूद तकलीफ महसूस की जा रही है और तकलीफ पेश की जा रही है, और वो तकलीफ पेश करने वाले चंद गली कुचे के लड़कों की हिमायत में सारी सरकार उतर गई है। ये जो है हमारे हिंदू बरादरान वतन ने सोचा कि ये तो गलत हो रहा है, लिहाजा उन्होंने भी इन नफरत के सौदागरों को दूर हटाने का बहुत बड़ा संजीदगी से काम किया, जिसकी वजह से सारा कर्नाटक की आवाम को मुबारकबाद देनी चाहिए, सिर्फ एक तबके को नहीं। मैं समझता हूँ कि सारी कर्नाटक की आवाम ने मिलकर ये काम किया है। और जहाँ तक नॉर्थ इंडिया में ये माहौल लाने की आप बात कर रहे हैं, उन्हें चाहिए कि नॉर्थ इंडियंस को यहाँ आकर थोड़ा स्टडी करें, यहाँ के लोगों में कैसे ये काम हुआ, और वो खुद भी इस तरह अपनाएं जहाँ एकजुट होने की कोशिशों को, नफरत के सौदागर वो एकजुट होने की कोशिशों को भी गैर मुस्लिमों को एकजा करके डराने के लिए इस्तेमाल ना कर बैठे। ये भी जो है जी, यहाँ मुसलमानों का इस तरह का एकजुट नहीं होना हुआ जिसको दिखाकर डराया जा सके, वरना वो डरा देते और कुछ वोट उधर फिर चले गए। ये अल्लाह का करम रहा, यहाँ जिस अंदाज से मुसलमानों ने जो रवैया अपनाया अंदरूनी सतह पर, वो उनको मौका नहीं दिया कि हमें बताकर डराया जा सके। इसी तरह से वहाँ भी अगर काम हो सकता है, लेकिन उसके लिए कोशिश करें। उन्हें चाहिए कि वो कुछ साउथ इंडियंस से को देखकर यहाँ से सबक भी लें और यहाँ के तरीक़ों को सीखने में
कोई आर महसूस ना करें। सही बात। अच्छा, अभी तो कांग्रेस के सिलसिले में सीएम को लेकर के थोड़ा आप क्या समझते हैं, किसको बनाया जाएगा आपके हिसाब से? देखिए, अगर हमारी जेडीएस पार्टी पावर में आती तो हमारे पास तो सीएम का पहले ही तय है कि एचडी कुमारस्वामी 2 मरतबा रूल किए हैं, इस मरतबा बहुत अच्छी गवर्नमेंट बनाने का इरादा था और ज़रूर बनाए होते। अब अगर कांग्रेस पार्टी जीत कर आई है तो मैं एक सीनियर वाइस प्रेसिडेंट होते हुए जेडीएस का उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूं। और मैं समझता हूं कि वहां जिन लोगों ने मेहनत लगाई है पार्टी को उन्हें तरजीह दी जाएगी। उसमें लोग जाकर इनको दें उनको दें और दबाव डालें, इससे बेहतर है कि वो लीडरान पर ही छोड़ दिया जाए। जी, जी, जी। वो खुसूसन मुसलमानों में कुछ ग्रुप्स बनाकर वहां जाकर किसी को बनाने पर जोर दिया जाए, इसमें जो है कल का दिन नुकसान हो सकता है मुसलमानों को। बेहतर है कि ये रवैया अपनाया जाए कि ये आप तय करें और हम लोगों ने आपको चुना है, लिहाजा ये आपकी जिम्मेदारी है, आप तय करें। और हमारे लिए जरूरी है कि हमारी फलाह व बहबूदी के लिए आप पॉलिसीज बनाएं और हमारी जो बच्चियां तालीम से रुक गई हिजाब के बहाने उन्हें फिर कॉलेज और स्कूल्स के यूनिफॉर्म्स में हिजाब भी यूनिफॉर्म का हिस्सा बनाकर एक सर्कुलर शाया करें, जिससे कोई केस नहीं पड़ेगा। अगर वो यूनिफॉर्म का हिस्सा बना दिया जाए तो जो बच्चियां बगैर हिजाब के यूनिफॉर्म में आती हैं तो वो भी वेलकम जी। और जो बच्चियां उसी यूनिफॉर्म के साथ उसी यूनिफॉर्म के कलर का हिजाब पहनकर आती हैं उन्हें भी वेलकम। ये बेहतर रहेगा और ये एक करना है। दूसरा, हलाल का नाम लेकर मुसलमान गोश्त के व्यापारियों को बहुत नुकसान पहुंचाया गया, बहुत सताया गया और इसके लिए बराबर की हिफाजत का इंतजाम किया जाए हुकूमत की जानिब से। और जहाँ बकरीद भी आ रही है, बकरीद भी आ रही है, वहाँ जानवरों को पकड़कर खामखा इनकी टोलियां बनाकर परेशान किया जाता है। इसके लिए पुलिस को बराबर के इंस्ट्रक्शंस दिया जाए ताकि मुसलमान भी अपनी ईद आराम से गुजारें। जिस तरह दूसरों की ईद में किसी किस्म का खलल कोई नहीं डाला जाता किसी की जानिब से, इसी तरह मुसलमानों की ईद में भी शामिल होकर वो भी खुशियां मनाएं। इस खलल डालने वालों को बराबर का उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए। ऐसे क़वानीन मैं समझता हूँ कि जो पहले से चल रहा था, सेक्युलर पार्टी आई है, मैं समझता हूँ कि जरूर वो मुसलमानों के इन मसाइल को हल करेगी। और 2B रिजर्वेशन भी, देखिए 2B रिजर्वेशन का जहां तक मामला है ऑलरेडी कोर्ट का उस पर कोर्ट की रोक लगी है। अब कोर्ट में पेश होना है जी हुकूमत की जानिब से। अब हुकूमत वो नहीं रही जो मुसलमानों का रिजर्वेशन खत्म करना चाहती थी। अब हुकूमत वो आ रही है जो रिजर्वेशन की तरफ बात कर रही थी मुसलमानों के। और मुसलमानों को रिजर्वेशन 4% नहीं बल्कि 7% होना चाहिए। 4% बहुत कम दिया गया है। 7% का बाद में सोचे, कोशिश की जाए, लेकिन 4% का अगर कोर्ट में ये पेश करें कि भाई ये जो रिजर्वेशन था वो अपनी जगह सही था, तो कोर्ट का फैसला आएगा कि रिजर्वेशन 4। तो बस ये लोग, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो नई हुकूमत आएगी जरूर वही रवैया अपनाएगी जिससे रिजर्वेशन ऑटोमेटिक जो इंशाल्लाह वापस टिक जाएगा। तो नाज़रीन गिरामी, ये थे हमारे जनाब शफी साहब, जो है मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू करते हैं। चूँकि मैदानी सतह पर काम करते रहते हैं, मुख्तलिफ प्लेटफार्म से उनसे वाबस्तगी भी है। बहरकैफ वक्त लंबा हो चुका है, इंशाल्लाह फिर मौका दिया जाएगा अलग उन्वानात पर बात करने के लिए। मुझे और जनाब को इजाज़त है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत
का है इजहार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।